चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। कानपुर की एक बेहद सर्द और धुंधली रात। सोचिए जरा, वो माहौल कैसा होगा। आज हम जिस केस या कह लीजिए जिस कहानी पर बात कर रहे हैं, वो लालच और हताशा की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर पेश करती है जो आपको अंदर तक हिला देगी। ये अजितेश नाम के एक आदमी की कहानी है। एक ऐसा इंसान जो एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया जहां से वापसी का तो कोई रास्ता ही नहीं था। यह सिर्फ कोई डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि जब हम अपनी किस्मत बदलने के लिए शॉर्टकट या अंधेरे रास्तों को चुनते हैं तो उसकी कीमत कितनी भारी हो सकती है। अब इस पूरी घटना की शुरुआत कहां से होती है? एक बहुत ही गहरी और चुभने वाली असमानता से। देखिए, एक तरफ है हमारा अजितेश, जो कानपुर के गोविंद नगर में एक छोटे से कपड़े के गोडाउन के सहारे अपने परिवार को पालने की बस जद्दोजहद ही कर रहा है। उसके ऊपर कर्ज का इतना भारी बोझ है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और वहीं दूसरी तरफ उसका अपना बड़ा भाई सुरेश, जो लखनऊ में एक बहुत ही सफल अमीर बिजनेसमैन है। जब भी सुरेश उससे मिलने आता तो उसकी वो हमदर्दी भरी नजरें, वो तसल्ली वाले शब्द, वो अजितेश को अंदर तक तीर की तरह चुभते थे। इसी भारी अंतर ने, इसी हताशा ने अजितेश के मन में रातों रात अमीर बनने की एक ऐसी खतरनाक भूख पैदा कर दी जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसी हताशा के बीच एक सर्द कोहरे वाली रात में उनके मोहल्ले में एंट्री होती है एक बेहद खौफनाक अजनबी की। एक तांत्रिक, सफेद बाल, पूरी तरह से झुकी हुई कमर, और सबसे अजीब बात बताऊं, उसके दोनों कंधों पर दो काले कौवे बैठे हुए थे। वो उन धुंधली गलियों में घूम घूम कर एक बहुत ही भारी आवाज में चिल्ला रहा था कि अगर किसी को अपनी फूटी किस्मत बदलनी है तो मेरे पास अचूक उपाय है। जाहिर है लोग डर गए, सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन अजितेश की हताशा उसके डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। अब यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प बात नोटिस करने वाली है कि पीढ़ियों के बीच प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीकों में कितना बड़ा अंतर आ गया है। देखिए, जब अजितेश अपनी फाइनेंशियल और मेंटल परेशानियों में फंसा तो उसने एक खतरनाक प्राचीन काले जादू का रास्ता चुना। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो हमारे स्रोत बताते हैं कि आजकल लोग अपनी जिंदगी, शादी या पैसों से जुड़ी समस्याओं के लिए एस्ट्रोटॉक जैसे एकदम सेफ और मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। वहां वो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से बात करके तार्किक और सुरक्षित उपाय ढूंढते हैं। लेकिन अजितेश ने जो रास्ता चुना वो इसके बिल्कुल उलट, और सच कहूं तो बेहद विनाशकारी था। तो अजितेश उस तांत्रिक को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच ही गया। वहां उस तांत्रिक ने उसे जिस काले जादू के बारे में बताया उसे काक तंत्र कहते हैं। और यकीन मानिए, ये कोई आम पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं था। इस विद्या के पीछे का लॉजिक ये है कि कौवे पितरों के दूत होते हैं। आसान शब्दों में कहूं तो वो हम जीवित इंसानों और मरे हुए लोगों की दुनिया के बीच एक दरवाजे या मैसेंजर का काम करते हैं। जब इन कौवों को इस काक तंत्र के जरिए कंट्रोल किया जाता है तो वो ऐसी चीजें कर सकते हैं जो किसी भी आम इंसान की सोच से बहुत बहुत परे हैं। अब आते हैं इसके सबसे खौफनाक हिस्से पर, इस सिद्धि के नियम। देखिए, काक तंत्र कोई ऐसा चमत्कार नहीं था जो मुफ्त में मिल जाए। इसके लिए इंसानी खून चाहिए था। तांत्रिक ने अजितेश को एकदम साफ साफ नियम बता दिए। हर रोज सुबह जल्दी उठना है, बिना एक भी दिन नागा किए अपनी खुद की उंगली काटनी है, अपना ताज़ा खून अनाज के दानों में मिलाना है और फिर उसे उन कौवों को खिलाना है। अगर एक भी दिन की चूक हुई तो समझ लीजिए सिद्धि टूट जाएगी और फिर शुरू होगी भयानक तबाही। इस रस्म को शुरू करने के लिए उस तांत्रिक ने वहीं अजितेश का थोड़ा सा खून लिया, उसे दानों में मिलाया और अपने कंधों पर बैठे उन कौवों को खिला दिया। बस इसके साथ ही वो खौफनाक समझौता सील हो गया। लेकिन वहां से जाते जाते उस तांत्रिक ने जो आखिरी बात कही वो रोंगटे खड़े करने वाली थी। उसने कहा, कौवों को कभी भूलना मत, क्योंकि ये कभी माफ नहीं करते। ये एक ऐसा अलौकिक कॉन्ट्रैक्ट था जिससे पीछे हटने का अब कोई ऑप्शन नहीं था। और इसके शुरुआती नतीजे वो तो बिल्कुल ही अविश्वसनीय थे। आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अजितेश की वो डील पक्की हो गई जो पिछले 3 सालों से अटकी हुई थी। अचानक से जैसे पैसों की बारिश होने लगी। वो हर सुबह उठता और पूरे नियम से अपना खून उन कौवों को खिलाता। देखते ही देखते कुछ ही सालों में उसने इतनी दौलत जमा कर ली कि उसने एक बेहद शानदार नया घर खरीद लिया। उसकी पत्नी सुनीता, जिसके चेहरे की हंसी सालों से गायब थी, वो वापस लौट आई। ऐसा लग रहा था मानो ये जादू सच में 100% काम कर रहा है। लेकिन इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी होती है ना? सफलता अक्सर दिमाग पर चढ़ जाती है।
जब अजितेश की जिंदगी में इतना ऐशो आराम आ गया तो उसके अंदर एक घमंड पैदा हो गया। वो अपने इस डेली रूटीन को लेकर लापरवाह होने लगा। और फिर एक सुबह उससे वही भयानक गलती हो गई जिसकी तांत्रिक ने चेतावनी दी थी। वो दाना डालना ही भूल गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसने इस नियम को हफ्ते में सिर्फ एक बार कर दिया और फिर कुछ समय बाद उसने कौवों को अपना खून देना पूरी तरह से ही बंद कर दिया। वो जो अलौकिक समझौता था वो अब टूट चुका था। अब काले जादू की दुनिया का एक उसूल है, नियम तोड़ने की सजा एकदम से नहीं मिलती, पहले आपको चेतावनियां दी जाती हैं। अजितेश के नए घर के बाहर हर सुबह एक कौवा उसकी कार पर आकर बैठता और बहुत तेज आवाज में कांव कांव करता। अजितेश उसे चिढ़कर उड़ा देता, लेकिन अगले दिन वो ठीक उसी टाइम पर वापस आ जाता। फिर चीजें और ज्यादा अजीब और डरावनी होने लगीं। एक दिन तो घर के मेन दरवाजे के ठीक सामने एक मरा हुआ कौवा मिला, पर अजितेश उसने अपने अहंकार में इन सभी डरावने इशारों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। मरे हुए कौवे को उठाया, कूड़े में फेंका और अपने काम पर निकल गया। और बस यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये तबाही इतनी तेज और बेरहम थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहले ही दिन बिजनेस में अचानक से भारी नुकसान होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई एक ही झटके में वो सब कुछ वापस छीन रहा है जो उसने दिया था। रोज सुबह दरवाजे पर मरे हुए कौवों का मिलना एक रूटीन बन गया। उसकी सबसे बड़ी डील कैंसिल हो गई। पहले ही हफ्ते में उसका एक पार्टनर फ्रॉड करके भाग गया और 1 महीने के अंदर अजितेश के उस कपड़ों के गोडाउन में भयानक आग लग गई। सब जल के खाक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति रोज उसकी तिजोरी खाली कर रही हो। जब सब कुछ लुट गया तो उस नए आलीशान घर का खर्चा उठाना नामुमकिन हो गया। एक दिन भारी खामोशी और एक अजीब सी घुटन के बीच अजितेश और उसका परिवार अपना बचा खुचा सामान लेकर चुपचाप उसी पुराने टूटे फूटे घर में वापस लौट आए। जी हाँ, वही गोविंद नगर जहां से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन जैसे ही अजितेश ने उस पुराने घर के बाहर नजर घुमाई, उसकी तो जैसे सांसें ही रुक गईं। वो पुराना घर अब वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा वो छोड़कर गए थे। छत पर, दरवाजों पर और पास के उस पुराने पीपल के पेड़ पर जहां देखो वहां सिर्फ कौवे ही कौवे बैठे थे, एकदम शांत। वो बिना हिले दुले बस एकटक उस घर को घूर रहे थे, जैसे जैसे उन्हें पहले से पता था कि वो हार कर यहीं वापस आएगा। और रात के वक्त तो ये खौफ कई गुना बढ़ जाता था। बेडरूम की खिड़की पर लगातार टक 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 की आवाजें आती थीं। जब अजितेश ने डरते हुए बाहर देखा तो कांच के उस पार घने अंधेरे में कौवे की चमकती हुई लाल आंखें सीधा उसी को घूर रही थीं। इस खौफ ने अजितेश को अंदर तक तोड़ दिया। घबराकर उसने सोचा कि शायद वो अपनी गलती सुधार सके। अगली सुबह वो जल्दी उठा, अपनी उंगली पर कट लगाया और दानों पर अपना खून लगाकर उन्हें कौवों के लिए बाहर रख दिया। वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि किसी तरह वो समझौता दोबारा जुड़ जाए। लेकिन आपको क्या लगता है, कोई भी कौवा उस अनाज के पास तक नहीं भटका। अब माफी मांगने का टाइम खत्म हो चुका था। उसका खून रिजेक्ट कर दिया गया था। और अब इस श्राप का सबसे खौफनाक चैप्टर शुरू होता है। जब खून रिजेक्ट हो गया तो उन कौवों ने अपना नया शिकार चुना, अजितेश के 15 साल के बड़े बेटे को। वो लड़का जो बिल्कुल नॉर्मल था, एकदम से शांत और गूंगा सा हो गया। वो किसी से एक शब्द नहीं बोलता था और अगर कोई उससे बात करने की कोशिश भी करता तो वो अजीब तरीके से गुर्राने लगता, बिल्कुल आक्रामक होकर। वो बस दिन रात अपनी कॉपी में काले कौवे बनाता रहता और वो इतने पागलपन से क्रेयॉन रगड़ता था कि उसके हाथ हमेशा के लिए उन काले क्रेयॉन के रंगों से काले पड़ चुके थे। और ये डरावना सिलसिला सिर्फ बेटे तक नहीं रुका। एक रात जब अजितेश शीशे के सामने खड़ा था तो उसने अपनी खुद की गर्दन पर कुछ अजीब से निशान देखे। ये निशान एकदम गहरे काले थे और अगर आप ध्यान से देखते तो वो बिल्कुल किसी बहुत बड़े पक्षी की चोंच के निशान लग रहे थे। ये रातों रात उसके शरीर पर आए कैसे? इस रहस्य ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। ये सीधा सीधा इशारा था कि वो श्राप अब पूरी तरह से उसके शरीर पर हावी हो चुका था। अब अजितेश के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो घबराहट की चरम सीमा पर था और भागता हुआ वापस उसी तांत्रिक की झोपड़ी पर गया मदद की भीख मांगने। लेकिन वहां पहुंचकर उसने जो नजारा देखा वो कंपा देने वाला था। उस सुनसान आंगन में वो तांत्रिक जमीन पर अधमरा पड़ा था। उसके पूरे शरीर पर चोंच और पंजों के इतने गहरे घाव थे कि कपड़े तक फट चुके थे और उसके चारों ओर कौवों का एक झुंड मंडरा रहा था। तांत्रिक ने जैसी अजितेश को देखा वो दर्द से चिल्लाकर बोला कि उसी की इस बेवकूफ़ी की वजह से आज उसकी ये हालत हुई है और अब वो कौवे अजितेश से उसका सब कुछ छीन कर ही मानेंगे। तांत्रिक की वो नफरत भरी और डरावनी बातें सुनकर अजितेश वहां एक पल भी नहीं रुका और सीधा अपने घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सुनीता को सब कुछ सच सच बता दिया। लेकिन अब इस मोड़ पर आकर अगर हम इस पूरे विश्लेषण को देखें तो एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है
क्या इतनी देर होने के बाद अजितेश के पास इस प्राचीन श्राप से बचने का कोई भी एक भी रास्ता बचा था? इसका जवाब उस आखिरी रात के खौफनाक अंधेरे में छुपा था। उस आखिरी रात आसमान में गहरे काले बादल छा गए। पहले कौवा आया, फिर 10, फिर 100 और देखते ही देखते इतने कौवे आ गए कि ऐसा लगा जैसे आसमान का रंग ही काला पड़ गया हो। अचानक बेटे के कमरे से सुनीता की बहुत जोर की चीख सुनाई दी। अजितेश भागकर वहां पहुंचा और उसने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसके बेटे को बहुत ही अजीब से हिंसक दौरे पड़ रहे थे, बिल्कुल किसी तड़पते हुए पक्षी की तरह। देखते ही देखते उस बच्चे की आंखें लाल हो गईं, चेहरा काला पड़ने लगा और सबसे खौफनाक बात, उसके होंठ म्यूटेट होकर एक कौवे की चोंच की तरह दिखने लगे। और फिर उसने अपने ही पिता पर एक जानलेवा हमला कर दिया। सुनीता एक कोने में खड़ी ये खौफनाक मंजर देखकर चीख रही थी, लेकिन वो बेटा वो तब तक नहीं रुका जब तक अजितेश की सांसें पूरी तरह से टूट नहीं गईं। और ठीक उसी पल, जैसे किसी इशारे का इंतजार हो, सैकड़ों कौवों का वो विशाल झुंड उस घर के अंदर घुस आया। उन्होंने अजितेश के शरीर को नोचना शुरू कर दिया। ये दृश्य इतना भयानक था कि सुनीता की रूह कांप गई। और पता है, हमले के तुरंत बाद वो बेटा बेहोश हुआ और वापस एकदम नॉर्मल दिखने लगा। सुनीता ने एक पल नहीं सोचा, वो उसी रात अपने बेटे को लेकर वहां से हमेशा हमेशा के लिए भाग गई और फिर कभी लौटकर नहीं आई। आज अगर आप वहां जाएंगे तो अजितेश का वो घर आपको एक सुनसान खंडर के रूप में मिलेगा। लेकिन जो बात इस कहानी को आज भी एक जिंदा चेतावनी बनाती है, वो ये है कि आसपास के लोगों को उस खंडर घर के अंदर और उसके ऊपर आज भी 100 से ज्यादा कौवों का झुंड मंडराता हुआ दिखाई देता है। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरा सोचने पर मजबूर करता है कि लालच और कामयाबी के शॉर्टकट के लिए जब हम अंधेरे से कोई समझौता करते हैं तो उसकी अंतिम कीमत आखिर क्या होती है। एक ऐसा सवाल जो शायद उस खंडर में आज भी उन कौवों की आवाज़ों के बीच गूंज रहा है।